आज अपन बात करेंगे कि बाबर और सांगा के बीच, बाबर और सांगा के बीच जो युद्ध हुए उन युद्ध कर्मों की बात पढ़ेंगे। एक तो बयाना का युद्ध और एक है खानवा का युद्ध। अब सबसे पहले मैं ये जाना कि बाबर कौन था और बाबर कहाँ से आया था। बाबर था कौन है और बाबर को यहाँ बुलाया किसने था। ये बिन बुलाया मेहमान नहीं था, इसको बुलाया गया था। अब बाबर को किसने बुलाया था और बाबर यहाँ क्यों आया था। देखो, उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। पर जब सांगा शासक बने तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी थे। जब सांगा शासक बने थे तब सिकंदर लोदी थे। अब 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर लोदी के जो भाई थे आलम खां और दौलत खां, वो शासक बनना चाहते थे। पर शासक बन जाता वहां पे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, एक बात तो वो थी कि वहां पे दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी बन बैठा है और इब्राहिम लोदी के जो विरोधी हैं उनके दो चाचा हैं, एक दौलत खां और एक है आलम खां। दौलत खां और आलम खां दोनों ही इब्राहिम लोदी के विरोधी हैं। अब बाबर की बात करते हैं। बाबर का जो मूल नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पापा का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम खानम बेगम, खानम बेगम। और इनकी मृत्यु हुई थी 1530 आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा। पहले इसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया और बाद में इसे काबुल में दफनाया गया, इनकी जन्मस्थली पे। इनका मकबरा काबुल में। इसको भारत आने का निमंत्रण है दौलत खां और आलम खां, ये इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, इन्होंने दी थे। अब क्या था, क्या कारण था, वो बताता हूं थोड़ा सा। बिल्कुल, ये लो निमंत्रण। उज्बेकिस्तान, जैसे अपना हिंदुस्तान की बात करें तो इस साइड में पड़ता है अफगानिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी तो भारत ही है और ये पूरा का पूरा भारत वाला एरिया, पूरा का पूरा इधर का ये हिंदुस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग है। अफगानिस्तान में एक उज्बेक नाम से एक जाति थी और उज्बेक जाति, उज्बेक नाम से एक मूल था, इनका एक समुदाय था और इनका जो कबीला था वो उज्बेकिस्तान कहलाता। और उज्बेकिस्तान का जो राजधानी थी वो समरकंद थी। समरकंद, उस समय राजधानी समरकंद हुआ करती थी। आज उज्बेकिस्तान की जो राजधानी समरकंद थी, समरकंद के ऊपर बाबर के पापा की मृत्यु के बाद उनका चाचा राजा बन बैठता है, वहां का सुल्तान बन बैठा। कौन है? बाबर का चाचा। बाबर का चाचा समरकंद का यहां पे राजा बना हुआ है। अब क्या है कि बाबर उसका विरोध करता है अपने चाचा का, और विरोध में क्या होता है? लड़ाई, और इसको पीट पिटा करके निकाल दिया जाता है। अब बाबर पीट के आपका चाचा कन से पपोड़ के गर्म ठंडा और वहां से निकल पड़ा। देखिए, समरकंद का राजा जो इनका चाचा बन बैठा था, अब समरकंद के ऊपर इनका अधिकार नहीं था। अब बाबर वहां से अपने चाचा से लड़ता लड़ाता वापिस अफगानिस्तान की एक जगह फरगान, फरगना जगह का नाम क्या है? फरगना। और ये फरगना काबुल में पड़ता है। कहां पड़ता है? काबुल में। मैं ये बता रहा हूं कि बाबर था को कहां से था। अब फरगना के ऊपर काबुल के अंदर अब बाबर वहां पे राज कर रहा है। छोटा सा एक ठिकाना था, उस पर राज कर रहा है और बार बार अपने समरकंद राजधानी को प्राप्त करने हेतु तो चाचा से लड़ता है और चाचा फिर कूट के वापस निकाल देता है। अब चाचा कन बार बार जावा कुटने, चाचो कूट के वापस डालते हैं। सोचा यार पार नहीं पड़ेगी, चाचो रोज की गर्मा गर्म रखा है ना, तो चाचा से पार नहीं पड़ेगी। अब क्या किया बाबर, इधर जो आज हम जिस पाकिस्तान की बात कहते हैं, इधर एक एरिया है पंजाब, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान वाला कुछ एरिया पंजाब जो आज है, पाकिस्तान में भी पंजाब था। अब बार बार बाबर क्या करता कि यहां तो खाने की भी लाले पड़े थे, सूखा एरिया था, फसल वसल होती नहीं थी, अब परेशान थे बाबर। तो बाबर ने क्या सोचा, हरा भरा एरिया ढूंढने का प्रयास किया
और बाबर पहुंच गया पंजाब। पंजाब पे 4 बार आक्रमण किया और यहां से धन वन लूट करके वापिस से फरगाना आ जाता और यहां पे रहने लगा। ये बात दौलत खां और आलम खां को पता था कि ये मारियो मारियो फिर है, अपने पंजाब तक तो आ ही जाता, ये पंजाब तक तो आ ही जाता। जब ये पंजाब आए हुए थे, कहां, भारत में पंजाब में आए हुए थे, तब दौलत खां और आलम खां लोधी ने कहा कि क्यों तेरे चाचा गन पिटे रोज, तू भारत पे आ, भारत का थोड़ा आगे बढ़, दिल्ली तक पहुंच, दिल्ली में इब्राहिम लोधी को हरा और दिल्ली को लूट, और दिल्ली लूटने में आपका हम सहयोग करेंगे, दिल्ली लूटने में हम आपका सहयोग करेंगे। और वो झूठ तो ना बोलो, कदे मेरे इबे तक चाचा भी ठीक को नहीं आई, कदे उड़े मार कुटाण ले जाए ना करे, बोलना तेरो साथ देंगा मैं। तो दौलत खां और आलम खां ने इनको निमंत्रण दिया कि भी आप आओ और दिल्ली को लूटो, और दिल्ली लूटने के लिए बाबर यहां से निकल पड़ा। पहली बार इसका प्लान था सिर्फ दिल्ली को लूटना, राजा बनने का प्लान नहीं था, यहां पे बादशाह बनने का प्लान नहीं था। अब दिल्ली लूटने के लिए पंजाब पहुंचे। अब पंजाब क्रॉस करते हुए हरियाणा आ गए। कहां गए? हरियाणा। और हरियाणा में जब ये पहुंचे तो दिल्ली से सेना लेकर इब्राहिम लोधी आ गया, और उसका परिणाम हुआ हरियाणा में पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। परंतु पानीपत के युद्ध से पहले जब दौलत खां लोधी और आलम खां ने इनको निमंत्रण दिया, तब अपने राजस्थान का मेवाड़ रियासत का जो शासक है वो सांगा है, और सांगा से सुबह डरते थे उस समय। उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना हुआ था सांगा, क्योंकि दिल्ली तक को शासक को हरा देता है, तो सांगा से तो वैसे बाबर को भी डर था। तो बाबर ने एक यहां पे रायसीन, मध्य प्रदेश में पड़ता है रायसीन, मध्य प्रदेश का एक रायसीन एरिया, जिसका एक व्यक्ति था सलहदी तंवर, सलहदी तंवर को बुलाया, बोलो यार तू जाके सांगा से ये कहे कि इस इब्राहिम लोधी का साथ हमारा साथ देंगे। यानी आलम खां को ये नहीं बताया, आलम खां को ये, आलम खां दौलत खां ने तो क्या कहा था, सिर्फ लूटो आप और दिल्ली का राजा बना दो हमें, बात तो ये थी। अब इसने उल्टा प्लान सोचा कि सांगा अगर अपना साथ देता है तो दिल्ली को जीत लेंगे और आगरा को जीत लेंगे, और दिल्ली आगरा को जीतने के बाद आगरा तक का राज दे देंगे सांगा को, और दिल्ली तक का अपना। ये सलहदी तंवर के हाथ कहलवा दी, जो राय सेना का सलहदी तंवर था। सलहदी तंवर ने बात सांगा को कही, सांगा ने हाँ कर दी, परंतु सामंतों के समझाने से सांगा ने बाद में युद्ध में साथ नहीं दिया। पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी के साथ। अब इस युद्ध की विशेष बातें जो थी पानीपत के युद्ध की, वो थी कि इस युद्ध में हिंदुस्तान में जो पहले युद्ध होते थे ना, वो आमने सामने युद्ध होता था। आमने सामने का समझ रहे हो, एक के साथ एक ही लड़ता था, यानी एक सामने वाले के पास तलवार तो दूसरे सामने वाले के पास है तलवार है। अगर एक की तलवार गिर जाती थी तो दूसरा उसको तलवार देता था, भाई नेत्थे पे वार नहीं करते थे। हिंदुस्तान के युद्ध परंपरा यही रहती थी। ये जो तुलुगमा पत्ती थी, ये बाबर के पानीपत के युद्ध की है। कौन सा युद्ध की बात कर रहा हूं मैं? पानीपत, पानीपत युद्ध की बात कर रहा हूं, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें बाबर और इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है, इसमें मारे भी जाते हैं। अब बाबर ने एक तो तुलुगमा पत्ती का प्रयोग किया, भारत में पहली बार किसी युद्ध में तोप का प्रयोग किया, और दिल्ली आगरा का जीतने के बाद बाबर वहां का शासक बन बैठा। अब ये तुलुगमा पत्ती क्या थी? भारत में जो युद्ध की परंपरा पहले थी, जैसे एक सैनिक इधर से आएगा, एक सैनिक इधर से आएगा, ये आमने सामने लड़ेंगे, तो तीसरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी पीठ पे वार नहीं करते थे, नेत्थे पे वार नहीं होता था। भारत के युद्ध परंपरा पहले यही थी, यही युद्ध परंपरा रही थी। बाबर ने इस युद्ध परंपरा को, इनको पता था बाबर को कि भारत के अंदर जितने भी राजा हैं उनकी परंपरा रही है आमने सामने से लड़ो। इसने कहा नहीं, घेर घेर के मारो। तो बाबर यहाँ आके दिल्ली को लूटता है, खूब सोना चांदी यहाँ पे अथा था। बाबर को मन ललचा आ गया, बोले यार भूखी भूख में क्या भी जावांगा, खाने का लल्ला पड़ रही, आपा उड़ी रहूंगा। और दौलत खां आलम खान लाउद्दीन कह दिया तू चुपचाप चले आ जाओ, अब राजा बादशाह उरे का मेरा बंगा।
और फिर बन गया ये दिल्ली का, बस दिल्ली आगरा अधिकार में कर लिया किसने? बाबर ने। अब पानीपत के युद्ध की अगर हम बात करें तो पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। पहला 1526 में हुआ है, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में। दूसरा जो 1556 में हुआ वो बाबर और अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू हारे थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था एमएस शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें मराठे हारे थे, मराठे हारे। अब सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था, खातौली के युद्ध में और बाड़ी के युद्ध में। खातौली और बाड़ी के युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और आगरा और इसे बयाना के बीच 200 गांव, कितने? 200 गांव। आगरा और बयाना के बीच 200 गांवों के ऊपर कर लिया करता था सांगा कर लेता था। बयाना पे अधिकार का मूल कारण बताता हूं कि बाबर बयाना पर का अधिकार क्यों करता है। जब बाबर ने दिल्ली और आगरा को अधिकार में लिया तो आगरा के 200 गांव सांगा के अधीन थे। आगरा के 200 गांव किसके अधीन है? किसके? सांगा के अधीन है। सांगा आगरा के 200 गांवों से कर लेता है। अब बाबर ने क्या किया? कर उनसे अपना मांगा, बोलकर हमें दोगे। तो उन्होंने, बाबर ने कर तो दिया, बाबर को कर दिया, परंतु उसी उपलक्ष्य में उन्होंने क्या कर लिया? बयाना को भी अपने अधिकार में कर लिया। बयाना के ऊपर मेहंदी ख्वाजा ने अधिकार कर लिया। ये बात जब सांगा को पता चली कि भी मेहंदी ख्वाजा अपने बयाना को अधिकार में कर लिया, तो उसने अपने त्रिनेत्र को खोला। त्रिनेत्र समझ रहे हो? हाँ, एक आंख थी तो अपने त्रिनेत्र को खोला और अपनी सेना लेकर चला। तब मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि भाई सेना लेके आ रहा है, तो बाबर को संदेश भेजा कि भाई सेना लेके आ रहा है, मैं आ जाऊंगी। बोल तू डट, तेरे खातर सेना भेज जा। तो उधर से एक व्यक्ति मिर्जा, सुल्तान मिर्जा को भेजता है। सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजता है बाबर। परंतु बाबर जब सेना भेजने की बात कर रहे हैं और उधर मेहंदी ख्वाजा बयाना से आने की बात कर रहे हैं, मेहंदी ख्वाजा कह रहा कि मैं वापिस आ जाऊं। बाबर कहता नहीं, यही रुक, मैं सेना भेजता हूं। तभी एक मोहम्मद शरीफ नाम से उनका एक ज्योतिषी था, उन्होंने कहा साहब अपनी सेना को वापस बुला लो, अन्यथा सांगा के विरुद्ध आपको हार देखनी पड़ेगी। इतने सुनते ही बाबर ने मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी। और उसी का परिणाम बाद में क्या हुआ? कौन सा युद्ध? बयाना का। अब बयाना का युद्ध हुआ है 16 फरवरी 1527। कब हुआ है? 16 फरवरी 1527। इस बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा विजय होता है और महाराणा सांगा को उधर सहयोगी है हसन खां मेवाती, जो अलवर से है। हसन खां मेवाती जो मेवात प्रदेश है, मेवात अलवर भरतपुर वाला है। हसन खां मेवाती जो मुस्लिम है, ये क्या थे? मुस्लिम। इनका सहयोगी रहा। और बाबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो मेहंदी ख्वाजा ने किया। और मेहंदी ख्वाजा की घिरी हुई सेना को वहां से निकालने का जो प्रयास किया था वो सुल्तान मिर्जा ने किया। किसने किया? सुल्तान मिर्जा के सहयोग से उसको निकाल लेता है। अब बयाना पर अधिकार हो गया सांगा का। बयाना पर किसका अधिकार हो गया? पुनः सांगा का। अब बाबर इस हार को भूल नहीं पा रहा था कि मुश्किल से तब पड़ी है। अगर आज बयाना जीता है तो कल आगरा जीतेगा, परसों दिल्ली जीतेगा, मुश्किल से 30 तक को तब आया है। अब टेंशन जी के संगे कही नहीं, सॉरी, बाबर को जो टेंशन थी वो आगरा और दिल्ली की थी, बयाना हार की नहीं थी। क्योंकि उसको लगा कि अगर ऐसा हुआ, आज बयाना गया है तो कल आगरा जाएगा, और कल आगरा गया तो परसों दिल्ली जाएगा। उसने युद्ध की प्लानिंग तैयार कर दी और अपनी सेना में कूट कूट के एक भावना भरी, जिहाद, धार्मिक युद्ध की भावना भर दी कि अगर आपको दिल्ली विजय रहना है, दिल्ली पे फतेह रखनी है और आगरा पर विजय बनाए रखना है, तो आपका ये किसी हिंदू और मुस्लिम के बीच युद्ध नहीं है, ये युद्ध हमारे धर्म की बात की, धर्म का नाम दिया, इस धर्म युद्ध का नाम दिया, जबकि ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। मैं आपको बताऊंगा कि ये धर्म युद्ध नहीं था। क्यों नहीं था, आगे चर्चा करेंगे, अभी देखेगा। अब खानवा के मैदान में आने से पहले, खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं 1 महीने के समथिंग, यानी वो होता है आपका
16 फरवरी और ये होता है 17 मार्च। एक महीने बाद खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने, उधर से सांगा और उधर से बाबर ने अपनी सेना को कहा कि ये युद्ध जो है एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में अपने धर्म की बात, अगर आपकी जीत होती है तो आपका धर्म जीतता है, अगर आप मरते हो तो आप जन्नत को प्राप्ति होती है, आपको जन्नत प्राप्ति होगी। मतलब कूट कूट के उनमें धर्म की भावना भर दी। किसने? बाबर ने। और साथ ही साथ कहा कि आपसे जो कर लिया जाता है काबुल के अंदर, काबुल में एक तमगा कर लिया जाता था, काबुल में एक कर लगता था तमगा कर, जो व्यापारिक कर था कि जितने भी यहाँ पे व्यापार से जुड़े वहां पे लोग होंगे तमगा कर देते हैं, वो तमगा कर माफ कर दिया जाएगा और प्रत्येक सैनिक को और काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली से इतना धन लूटा था बाबर ने कि काबुल के हर घर के हर सदस्य को क्या दिया था इसने? चांदी का सिक्का दिया था। दिल्ली लूटने के बाद इन्होंने प्रत्येक काबुल के वासी को, अब क्या होता है, एक तो यहां पे जिहाद का धर्म देता है और जिहाद धर्म यानी इसे धर्म युद्ध या जिहाद की संज्ञा देता है। किस युद्ध को? खानवा युद्ध को। कि ये युद्ध जो होगा वो एक बाबर और सांगा के बीच नहीं है, ये धर्म युद्ध है, जिहाद नाम देता है इसको, और स्वयं गाजी की उपाधि धारण कर देता है। और ये युद्ध होता है खानवा का युद्ध रूपवास तहसील भरतपुर में और गंभीर नदी के तट पर, गंभीर नदी के पास होता है। और याद ये भी रखना है कि इस युद्ध की तिथि 16 मार्च 1527 भी कवि श्यामल दास का नाम सुने? कवि श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार इस युद्ध की जो तिथि बताई गई है वो 16 मार्च है। अगर आपको ये कहे कि कवि श्यामल दास के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ तो आपको बताना है 16 मार्च। अगर सीधा पूछा जाता कि खानवा का युद्ध कब हुआ तो आप कहोगे 17 मार्च। खानवा का युद्ध कहां लड़ा गया? गंभीर नदी के तट पर है, भरतपुर में रूपवास तहसील पे लड़ा गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाबर ने यहां पे गाजी की उपाधि धारण की और इस युद्ध को धार्मिक युद्ध की उपमा दी। किसकी? धार्मिक युद्ध या जिहाद। और साथ ही साथ ये भी बताया कि तमगा कर या व्यापारिक कर हटाने की वचन दिया कि भी तमगा कर हटा दिया जाएगा और प्रत्येक सैनिक को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। साथ ही साथ बाबर के 2 तोपची हैं, क्योंकि खानवा के युद्ध में भी तोप का प्रयोग किया गया, तुलुगामा पत्ती का प्रयोग किया, और तोपची 2 थे, एक उस्ताद अली और एक मुस्तफा, 2 तोपची थे। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। खानवा के युद्ध में इधर से तो सेना है बाबर की, और बाबर ने अपनी सेना को 3 प्रकार से संयोजित किया, इस प्रकार से, और इधर से सेना है सांगा की, और सांगा बीच ही बीच में। इधर जो आगे जो सैनिक थे या आगे जो राजा यहाँ पे खड़े हुए थे, ये जो टुकड़ियां बने हुए थे, मैं खानवा के युद्ध की प्रोसेस बता रहा हूं आपको पूरी क्या था। खानवा के युद्ध में सांगा ने सभी राजपुताने के जितने भी राजा थे उन सभी को निमंत्रण भेजा, पत्र लिखा। पत्र लिखने को ही पाती पेरवन कहते थे उस समय। पत्र लिखने को क्या कहते थे? पाती पेरवन। उन्होंने पत्र लिखा, पाती पेरवन प्रथा को अपनाया। पाती पेरवन प्रथा के अंदर पत्र में उन्होंने लिखा कि आज तो आप हमारा साथ दीजिए और एक बाह्य आक्रांता को निकालने से हमारा साथ दीजिए। तो कहते हैं कि जितने भी राजपुताने के राजा थे उन सभी ने यहाँ पे साथ देने का वचन दिया और साथ भी दिया। अब वहां पे इब्राहिम लोदी के जो वंशज हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी के जो वंशज अफगानी थे, अफगानी जो राज कर रहे थे, दिल्ली के ऊपर जो राज था मुस्लिमों का, अफगानों का, मुस्लिम, जबकि ये मुगल कहलाए थे, और वो मुस्लिम और मुगल में यहाँ पे अंतर बताएगा। अफगान जो थे वो मुस्लिम कहलाए, जबकि मुगल बाबर कहलाए, बाबर वाला वंशज मुगल कहलाया। तो अफगानी जो थे, अफगानियों का राज था इब्राहिम लोदी का इनका। अब अफगानी भी नाराज थे। भाई बाबर से कौन नाराज है? अफगानी भी नाराज है, अफगान वाले भी नाराज है। तो बाबर के विरुद्ध में कौन लड़े? दिल्ली वाले, अफगान भी लड़े, मुस्लिम भी लड़े। इसका मतलब ये जिहाद का नाम का कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि सांगा के साथ तो मुस्लिमों ने भी साथ दिया, सांगा का साथ तो मुस्लिमों ने दिया, तो जिहाद नहीं था ये। पर बाबर को ये पता था
कि सांगा की सेना की यानी राजपूताने की सेना में जब सैनिक आमने सामने लड़ते हैं तो एक के साथ है एक ही लड़ेगा। तो देखो क्या होता है, यहां से सेना आगे बढ़ी, बाबर की सेना उधर से बढ़ी और यहां से सीधे आने लगे आग गोले वाले लगे। अब परला तो जितना भी था सैनिक और जितना भी सेनापतिया बड़ा सोचिए माता रानी आज तो गोला और बरसाव है आपा शायद दो कौन मार के आया, के कौन मार के आया दो अणा तो आपका देवी देवता समरिया कही मड़ी आग कड़े से बरसना आ रही है। पहली बार देखी है ऐसे, क्योंकि आपने तो कभी देखी कुछ राजा महाराजा पहले आ गए होया करती युद्ध, आपने तो युद्ध होया कर तो कह तलवार को कह भाले को आपस आमनो सामनो युद्ध होया कर तो इनने से सीधा आना करें गोला, तोप के गोले आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ए बजरंग बली हैं। अब अपने देवी देवताओं को समरा, बाद में पता चला कि ये तो तोप के गोले। और इस सांगा की जो सेना थी, सांगा की सेना में जो हाथी थे उन्होंने उत्पात मचा दी। भाई हाथियों ने भी कभी तोप की आवाज नहीं सुनी, तो सांगा की सेना तीथर बीतर हो गई। यहां पे सांगा की सेना तीथर बीतर होती है। और अपने की ये था कि जैसे अलग अलग राजा अपनी सेना लेकर आए थे, जैसे मान लो कि मारवाड़ का मालदेव सेना लेके आया, मारवाड़ का मालदेव, तो आगे आगे कौन होगा, मालदेव, और मालदेव के पीछे किसकी सेना होगी, मालदेव की। और ये हुकुम जो सेना मानेगी वो मालदेव का ही मानेगी, दूसरे का नहीं मानेगी। ये रूल था अपने राजपूताने में, ये रूल था कि कोई दूसरे के सहयोग जाएगा ना तो उसका जो आगे राजा है ना वही सेनापति जो आदेश देगा तो ही माना जाएगा। और अगर इसका सेनापति मर गया तो ये सैनिक यहां से हट जाएंगे। ये कमजोरी थी हमें यहां पे मूलतः, कि एक तो यहां पे मालदेव या पे जितने भी, क्योंकि उस समय मारवाड़ का मालदेव भी आता है, बीकानेर का कल्याणमल भी आता है, भरतपुर जगनेर का अशोक परमार भी आता है, बूंदी के नारायण भी आते हैं, जनेरी के मदेनी राय, ईडर के भारमल भी आते हैं। यानी अनेक शासकों ने सांगा का साथ दिया था। परंतु जब तोप के गोले आने लगे और यहां पे उनके सेनापति मरने लगे तो सेना यहां से हटने लगी और सांगा भी यहां पे घायल हो जाते और सांगा इस खानवा के युद्ध में हार जाते हैं। सांगा युद्ध में हार जाते हैं और विजय किसकी होती है, बाबर की। बाबर ने खानवा के युद्ध को क्या नाम उपमा दिए, धार्मिक युद्ध या जिहाद का है। गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की। अब देखो जो बात बता रहा हूं कि इस युद्ध हारने का कारण क्या था, सांगा इस युद्ध में क्यों हारे। सांगा के पास एक तो कुशल घुड़सवार भी नहीं थे, क्योंकि अपने वाले किस पे आएंगे, हाथी पे, और अपना जो हथियार रखा करता, नू उठाया करता, वो हल्के हथियार रखते थे, इतनी देर में अगला नाड़ काट जाया करता। क्योंकि राजपूताने के जितने भी शासक रहे हैं अपने, वो हथियार क्या रखते थे, भारी, भाले भी भारी, तलवार भी भारी। जबकि ये जो बाबर की सेना के अंदर जो सैनिक थे ये हथियार थे इनके हल्के, हल्के हथियारों के साथ मैदान में उतरे। और यहां सांगा की सेना भारी हथियारों के साथ आगलो नहीं, वहां पर बालो उठावा इतनी बार में आगलो हाथी काट जाए, सागल ले जा हाथ ले जाके। तो कमजोरी थी कि यहाँ पे हल्के हथियार भी नहीं थे, भारे हथियारों का प्रयोग होता था, कुशल घुड़सवार भी नहीं होते थे, जबकि बाबर के पास ये सब कुछ था। तुलुगमा पत्ती थी, तीन ओर से घेर कर मारा, जबकि हिंदुस्तान में क्या परंपरा थी, एक के साथ एक लड़ेगा, और यहाँ पे तीन ओर से घेर के मारा। और तोप का प्रयोग, राजस्थान का पहला युद्ध जिसमें तोप का प्रयोग हुआ है वो युद्ध है खानवा, और भारत का पहला युद्ध जिसमें तोप का प्रयोग हुआ है पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में भारत में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ, और राजस्थान में जिस युद्ध में तोप का सबसे पहले प्रयोग हुआ वो खानवा का युद्ध है, जो कब हुआ है, 17 मार्च 1527 को गंभीर नदी के किनारे रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ था। अब देखिएगा अगली जो बात है सांगा विशेष। मैंने कहा था युद्ध से पहले सांगा ने सभी को निमंत्रण भेजा, राजपूताने के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, और उस निमंत्रण को ही क्या कहते थे, पति पेरवन कहते थे। निमंत्रण को ही पति पेरवन कहते थे। लेटर लिखा भाई, पत्र लिखा कि आप सारे के सारे आइए और हमारा साथ दीजिए। और राजपूताने के शासकों ने उस निमंत्रण को स्वीकार भी किया और निमंत्रण पे आए भी और युद्ध में पहुंचे भी। अब वो कौन कौन थे देखेगा, एक एक बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपन अलवर के अलवर की बात करते हैं, मेवात वाले क्षेत्र के हसन खां मेवाती एक मुस्लिम सेनापति था, यानी सांगा की सेना का मुस्लिम सेनापति हसन खां
मेवाती साथ देता है, हसन खां मेवाती। इसके बाद दिल्ली की ओर से इब्राहिम लोदी के जो चचेरे भाई, नहीं सॉरी उसके, हाँ, इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई जिसका नाम महमूद लोदी, यानी अफगानों ने भी क्या दिया है, साथ। तो दिल्ली के यहां पे कौन आए अपनी सेना लेकर, महमूद लोदी आए। मारवाड़ की ओर से, अपना जोधपुर की ओर से निमंत्रण भेजा था राव गांगा को। उस समय जोधपुर का शासक राव गांगा था, पर राव गांगा खुद युद्ध में नहीं आया और राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा। किसको, मालदेव को, कि बोल छोरा ज्यादा है ना, ऊत तो मचाइए ना, ध्यान राखिए, सेना तेरी पीछे राखिए। मालदेव ने कई गांगे के साथ तो दे, पर अपनी सेना के रखे पीछे, है ना। न्यू लागने कहे भाई अपने पढ़ना गए थोड़े से बाज लिए, है ना, हाँ, चपली हाथ में लिए और बैठा से दड़ा छठ। इनमें से बीकानेर को जो शासकों टाइम राव जैत सिंह, बीकानेर का शासक कौन है, राव जैत सिंह। अब राव जैत सिंह खुद नहीं आता, राव जैत सिंह ना पड़े छोड़ने बजे, बेटा तू भी सियाणो देख, युद्ध के योग्य हो रहे, पर युद्ध में तेरी जान बचा के रखे। अगर मुंह को लग गए और न्यू लग गए का बारी पड़ी हो आपने पर सेना आन पड़ी तो अपने दड़ा छट। दो तो ऐसे हो गए भाई कि साथ तो देना है, पर दो राजकुमारों को भेजा, यानी मारवाड़ का मालदेव और बीकानेर का राव जैत सिंह का बेटा कल्याण में। अब इसके बाद बीकानेर के बाद सिरोही, क्योंकि सिरोही से तो सांगा का संबंध है, क्योंकि सांगा की बहन की शादी जगमाल के साथ हुई थी। सिरोही वाले सांगा के रिश्तेदार हैं, सिरोही वाले सांगा के रिश्तेदार हैं। सांगा का जो बहनोई वो जगमाल है, सांगा का बहनोई कौन है, जगमाल। तो जगमाल ने अपने बेटे अखेराज को भेज दिया। किसको, अखेराज। बोल जा रहा तू तेरे मम्मे को ने साथ दिए, तेरे मम्मे को सागा युद्ध उड़ना गए। तो जगमाल खुद नहीं आया, किसको भेजा, आपका बेटा। बोल बेटा जा तेरे मम्मा को साथ दे। अरे भाई सांगा की बहन है, इस अखेराज की मां है तो बनाक नहीं मामा, है ना। तो उधर से सिरोही के कौन है, अखेराज। चंदेरी नाम सुना होगा आपने, चंदेरी का उस समय शासक था मैदेनी राय। मैदेनी राय के कारण उसका गागरूनगढ़ का युद्ध हुआ था महमूद खिलजी के साथ, याद है ना। गागरूनगढ़ का युद्ध 1520 ईस्वी को, 1520 ईस्वी को गागरूनगढ़ का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड के साथ हुआ था। तो यहां पे साथ कौन देता है, चंदेरी के मैदेनी राय। ईडर सुना था हमने, ईडर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ईडर का बारमल थे। दो भाई थे ईडर के, एक तो था रायमल और एक था बारमल। और इसी को बारमल और रायमल के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष में सांगा ने रायमल का साथ दिया था और बारमल वहां पे गुजरात के मुजफ्फर शाह सेकंड के पास चले गए थे, याद हो तो आपको, ईडर का युद्ध हुआ था और वहां पे रायमल को शासक बना दिया था। देखो विरोधी ने भी साथ दिया, यानी ईडर के बारमल ने भी सांगा का साथ दिया। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि देखो उस समय कितनी विपदा के अंदर कैसे लोग काम आए थे। मैदेनी राय साथ दिया। अब उधर इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई महमूद लोदी है, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन है दोस्त होता है, तो इस महमूद लोदी का तो दुश्मन कौन है, बाबर है, क्योंकि इनके हाथ से दिल्ली चली गई। दिल्ली चली गई तो ये भी चाहते हैं कि दिल्ली पुणे मिल जाए। आमेर का एक शासक है पृथ्वीराज कछावा, यानी कछवा वंश के शासकों ने भी साथ दिया। आमेर के पृथ्वीराज कछावा है, मालदेव मारवाड़ से है, बीकानेर से कल्याणमल है, सिरोही के अखेराज, ईडर से भारमल है, मदेनी राय, चंदेरी से इरेनी राय और ईडर से भारमल है। इसके बाद अगर हम बात करें ये जो आपका वागड़ वाला क्षेत्र था, वागड़ जो आज डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया वागड़ कहलाता था और वागड़ का था रावल उदय सिंह, वागड़ का रावल उदय सिंह है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सांगा का संबंध मेड़ता से भी था। सांगा का संबंध किससे, मेड़ता से, क्योंकि भोजराज की शादी हुई थी कुड़की गांव में, कुड़की मेड़ता नागौर, जबकि वर्तमान में कुड़की कहां पड़ती है, पाली। और उस समय मेड़ता का जो राजा था वो रतन सिंह, और रतन सिंह ने दो को भेजा था, वीरमदेव और रायमल को। किसको, वीरमदेव और रायमल को, इन दो को भेजा था। इसके बाद देखिए जो बात बता रहा हूं कि वागड़ का कौन है, उदय सिंह। रायसीन का सलैदी तवर है, और ये रायसीन सलैदी तवर मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ती है। कहां, मध्य प्रदेश। रायसीन का सलैदी तवर है। नागौर का खाना ज्यादा है,
जबकि ये जो सलादी, तवर और रायसीन है, इन्होंने अपने सैनिकों की हत्या करनी शुरू कर दी थी। यानी ये युद्ध के दौरान सांगा से जा मिले थे, सांगा के विरुद्ध में बाबर से जा मिले थे। कौन है? तो दोबारा सुने, पानी मुड़ दे रहे। एक आराम से बोला, तावड़ा कौन बोला? अब देखें, वागड़ के रावल उदय सिंह हैं, जबकि रायसेना के कौन है? सलादी तवर। रायसेना के सलादी तवर और नागौर के खाने ज्यादा या खान ज्यादा, खाने ज्यादा या खान ज्यादा, ये दोनों के दोनों सांगा की ओर से लड़ रहे हैं। किसकी ओर है? सांगा की ओर। पर युद्ध के दौरान इन्होंने पलटा पलट दिया, बाजी पलट दी। जब इनको लगा कि बाबर है कि सेना भारी पड़ रही है, तो अपनी सेना किधर मिला ली? बाबर की ओर, और सांगा के विरोध में हो गए। तो दो तो ये विश्वासघाती हो गए। खानवा के युद्ध में सांगा के विश्वासघाती कौन है? सलादी, तवर और नागौर के खानजादा। याद रहेगी। यानी ये दो ने क्या किया? विश्वासघात। उधर सलुम्बर जो ठिकाना था उसका था रावत रतन सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह। देवलिया प्रतापगढ़, जिसको आज हम प्रतापगढ़ कहते हैं, देवलिया ठिकाना था ये। देवलिया प्रतापगढ़ का था रावत बाग सिंह। मेरता के वीरम देव और रायमल हैं, और बूंदी के उस समय जो साथ दिया था वो नारायण है। जगनेर भरतपुर से अशोक परमार है। इसी अशोक परमार को सांगा ने ऊपर माल परगना जागीर में दिया था, और उसका नाम बदल के ऊपर माल का इन्होंने कर दिया था विजयावली, और विजयावली ही बाद में क्या पड़ा था? बिजोलिया नाम पड़ा था। बिजोलिया नामांकन जो पड़ा था, अशोक परमार का मूल नाम विजयावली था, और विजयावली के नाम से ही ऊपर माल का नाम विजयावली पड़ा, और वही विजयावली बाद में आगे चलकर बिजोलिया कहलाए। ये बात अपन बिजोलिया किसान आंदोलन में भी पढ़ते हैं कि बिजोलिया का प्रवर्तक कौन है? बिजोलिया का प्रवर्तक है अशोक परमार, जो सांगा ने वो ठिकाना उसको दिया था। इसके बाद जब हम बात करें सादड़ी का झाला अज्जा, ये जो सादड़ी के झाला अज्जा है, इनकी बात सुनिए। कहते हैं कि जब युद्ध मैदान के अंदर बाबर को ये पता था कि अगर सांगा यहां पे मारा गया तो युद्ध खत्म, क्योंकि राजपूताने में तो एक ही था कि राजा मरने के बाद सेना हट जाती थी। तो बाबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार हो सारे तीरंदाज बाबर को नहीं, सांगा को घेर लो। तो कह रहे हैं सारे के सारे तीर किस पर आने लगे? सांगा पर। और सांगा के लगा फिरे हाथ में तीर, और जो हाथी के ऊपर जो ओहदा होता है जिसके ऊपर बैठकर आता है ऐसे, उस ओहदे में पीछे धनाक से गिरा। सेना एकदम हताश हो गई कि सांगा तो मारा गया। इतने में ही झाला अज्जा अपने घोड़े पे देखा, घोड़े के ऊपर सवार था, जब देखा कि भी सांगा तो मूर्छित हो गया और सांगा शायद युद्ध में मारा भी जा सकता है, तो उसने तुरंत क्या किया? उस घोड़े से छलांग लगा कर हाथी पे चढ़ गया, और हाथी पे चढ़ने के बाद झाला अज्जा ने सांगा का जो मुकुट था खुद धारण कर लिया, खुद। और फिर दोबारा से आवाज लगा कि सांगा मरे नहीं है, और फिर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। सांगा के प्राणों को बचाया किसने? झाला अज्जा ने। प्रश्न आता है पेपर में कि खानवा के युद्ध में सांगा के प्राणों को किसने बचाया? झाला अज्जा ने। अब ये पूछे कि खानवा के युद्ध में सांगा के बाद युद्ध का नेतृत्व किसने किया? झाला अज्जा ने किया, झाला अज्जा ने। अब क्या है कि सांगा घायल हो जाते हैं, और गोगुंदा उदयपुर के झाला सज्जा भी हैं, और अन्य व्यक्ति में गोकुलदास परमार वंशीय गोकुल है। ये जो लाइन बता रहा हूं ये सेकंड ग्रेड के पेपर में आई हुई है, टीचर भर्ती में। गोकुलदास परमार, रामदास और मानिकचंद चौहान। पेपर में बार बार ये पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में सांगा का इनमें से सहयोगी नहीं है। आपको सारी बातें मैं रटाऊंगा, याद कराऊंगा, टेंशन लेने की नहीं है।
कौन कौन थे? तो गोकुलदास परमार है, राव रामदास है और माणिक चंद चौहान, ये सारे सहयोगी थे। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, और बाबरनामा में उसने कहा कि सेना के अंदर, सांगा की सेना में 7 तो राजा, 9 रावल और 104 राजपूत सरदार लड़ रहे थे। 7 राजा, 9 रावल और 104 राजपूत सरदार लड़ रहे थे। इसी बात का समर्थन किया कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जो बाबर ने अपने पुस्तक बाबरनामा में जो लिखा है वो बात सत्य थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सांगा के विश्वासघाती जो व्यक्ति हैं वो 2 बताए। कौन है? सलाहदी तंवर और खानजादा। ये बात बताई मैंने कि सलाहदी तंवर और खानजादा दोनों ही बाबर की ओर जाकर मिल जाते हैं, बाबर की ओर मिल गए थे। तो 2 विश्वासघाती, सांगा का विश्वासघाती 2 सेनापति कौन कौन है? सलाहदी तंवर और खानजादा। सांगा के प्राणों की रक्षा किसने की है? झाला अज्जा ने। यानी जब सांगा मूर्छित हो जाते हैं तो सांगा का छत्र धारण कौन करता है? झाला अज्जा करता है, और झाला अज्जा सांगा के प्राणों को बचाता है। अब बात यह है कि सांगा वहां पे घायल हो गया, तो सांगा को युद्ध मैदान से बाहर कौन लेके आया? अब बाहर ले आने का काम उसके बहन का जो लड़का था अखेराज। अखेराज ने देखा कि मम्मो तो गई। मम्मे ने उठे से निकाले कुणे अखेराज। अखेराज अपने मामा श्री को वहां से निकालता है और निकाल करके बसवा ले चलता है। कहां से? बसवा ले आता है। परंतु जब सांगा को निकाला जा रहा है युद्ध मैदान से, तो बाबर के सैनिक पीछे पड़ जाते हैं। बाबर के सैनिक पीछे पड़ जाते, मानते नहीं है। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज जो कछावा था, पृथ्वीराज कछावा उन सेना का सामना करता है और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त भी हो जाता है। सांगा के युद्ध क्षेत्र को बाहर किसने निकाला है युद्ध मैदान से? अखेराज देवड़ा ने निकाला है। घायल सांगा को बाद में युद्ध मैदान का, युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? जब सांगा घायल हो जाते हैं, युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? झाला अज्जा करता है। पृथ्वीराज कछावा और मालदेव कौन? जोधपुर वाला मालदेव कछावा, यानी मालदेव और पृथ्वीराज कछावा, इनको बसवा ले जाते हैं, बसवा दोसा। परंतु बीच में पृथ्वीराज कछावा की क्या हो जाती है? मृत्यु। और इसको कहां ले जाया जाता है? घायल सांगा को कहां ले जाया गया? खानवा युद्ध के बाद सांगा को कहां ले जाया गया? बसवा ले जाया गया। और बसवा कहां पड़ता है? दौसा। कहते हैं बसवा में इनका इलाज हुआ। बसवा में इलाज होने के बाद इनको रणथंबोर दुर्ग ले जाया गया। रणथंबोर दुर्ग में इनकी रानी साहिबा कर्मावती रहती थी। किसकी? सांगा की घरवाली कर्मावती रणथंबोर में ही रह रही है। अब आप कह रहे हो कि रणथंबोर क्यों रहेगी भी, जब उनके पास इतना बड़ा विशाल दुर्ग था, कुंभलगढ़ भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, तो फिर वो क्यों पड़ी है भैया जाके रणथंबोर? लड़ोकड़ी लुगाई है, आके है लड़ोकड़ी लुगाई है। क्यों? क्योंकि विक्रमादित्य और उदय सिंह कर्मावती के 2 बेटे और छोटे, और विक्रमादित्य से बड़ा बेटा है रतन सिंह, और रतन सिंह से बड़ा था भोज, और भोज की तो खातोली युद्ध में मृत्यु होगी। अब कर्मावती चाहती कि रतन सिंह राजा नहीं बनना चाहिए, राजा बने तो मेरे वाला बेटा विक्रमादित्य। और सांगा सागर लड़गी, बोले भैया मन तो संसार अंधो दिख है ना, तन तो किम दिखा ही कौन। ओ बेडोले रतन तू राजा बनाओगे तो विक्रमादित्य में की दोष है? विक्रमादित्य ने घोषित कर दे, बोले बावड़ी उत्तराधिकारी जो बनेगा वो रतन सिंह ही बने देखे हिसाब से, ऐसा मैं खिलाफ नहीं कर सकता। सामंत विरोध हो जाएगा, प्रजा के अंदर गलत मैसेज जाएगा। तो कहते हैं कि ना ना तू न्यू कर, मेरे छोरे तो अलग राज दे। ये बोली बावड़ी न्यू कौन करे करे? तो कह कर कर्मावती जबरदस्ती संघर्ष के ले लियो थो रणथंबोर। बोलो रणथंबोर पड़े ने वो एरियो बन देते, मम्मी माँ बेटो है उड़े रांगा, तू रहन तेरे रानिया कर टावरा कर। तब थी ये कि कर्मावती कहाँ थी? रणथंबोर गई हुई थी। फिर बसवा से इनको कहाँ ले जाया जाता है? बसवा से इनको रणथंबोर ले जाया जाता है। सांगा रणथंबोर में इनको इलाज होता है, होश आ जाता है। होश आते ही तो ठान ली वापिस, चलो बाबर को मारेंगे। किसको? बाबर को। और सभी को फिर पत्र लिख दिया कि सारे फिर रिच के मैदान में आ जाओ। लो भाई,
अब की बार इरिच के मैदान में सारा बुलाए, सारा राजपूत और आगे बेचारा के करे आनो पड़े। तो बाबर को बस ये सांगा को बसवा से सांगा को रणथंभौर ले जाया जाता है, इरिच के मैदान में आ जाता है। इरिच के मैदान में पहले मैंने क्या बताया कि संदेश भेजता है बाप सांगा सभी को कि आप सारे के सारे कहां जाओ, इरिच के मैदान। उरिच पड़ता है मध्य प्रदेश, कहां पड़ता है? इरिच मध्य प्रदेश में पड़ता है कि सारे के सारे इरिच में आ जाओ। इरिच में सारे इकट्ठे हो गए और कहा कि मैं जब तक मेवाड़ के सिंहासन पे नहीं बैठूंगा जब तक बाबर को हराए नहीं दूंगा। एक तो यह बात कही, और मेवाड़ के सिंहासन पे नहीं बैठूंगा और साथ ही साथ मुकुट धारण नहीं करूंगा। ले भाई, राजा बोल रहा, सागा सामंत बोलिया कि साहब अहिया के सोगन कौन खाया करें हैं, क्योंकि थार तो ये काम सदा से चलते है। लाखा सोगन खा ली थी एक बार हैं, बूंदी को मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, लाखा ने कह दी थी। लुगाई था बेरो, लाखा की घरवाली जो उधर बूंदी की थी, लाखा की घरवाली कहां से थी? बूंदी से। अरबा संग लाखे पूछ ली, बोले कह श्याणी तेरो उर जीजा लाग गयो के, और चितौड़ किसी कहे देखियो अच्छो लाग गयो के, बोले ना ना बूंदी से अच्छा नहीं है। ए बोले बावली तो देखियो को नहीं, ढंग से घूमियो को नहीं घूमी, पूरे चितौड़ में घूम के देख, बहुत बड़ो विशाल है, मन लाग गयो को। बोले ना बूंदी जैसा नहीं है, रोटी खान लाग रहे हो। इतनी बार मैं लाखों बोलियो चलो सेना तैयार करो, बूंदी नहीं देखा। बोले श्याणा मैं तो मजाक करी है। बोले ना ना या मजाक को नहीं, बूंदी पे आक्रमण करने की बात कर लेते। बोले ये पे रोटी कौन खाऊं, जब तक बूंदी ने मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा इतने खानो ही कौन खामा। सामत बोलिया, बोले महाराज थे राजा हो और कूड़ा का बटे हो, ताजा ताजा नया नया दामाद बने हो, तो न्यू कहूँगा देख छोरी ले गयो और आगलो घर उजाड़ दियो हैं। असांगा ने समझायो नहीं, उन्हें लाखा ने समझायो सामता। बोले साहब अहिया को नहीं कथा ने देखो बुरो बताऊंगा कि नया नया दामाद बने और थे आगलो घर उजाड़ने चले हो। तो बोले के करा? बोले न्यू कर लियो एक पूरे चितौड़ के अंदर एक मिट्टी को किलो बना लियो, चितौड़ में बूंदी में बूंदी को किलो बना लियो और उन थी मिट्टी मिला दियो, थारी शर्त भी पूरी हो थे खानो खा लियो, थारा प्राण रहे तो बिंदु और जीत लेंगे आप। अहिया का राजा वेड़ा। अब के सामंत व जितना भी राजा आया इरिच के मैदान से उल्टो चले गए, ले गया खड़ा रणथंभौर ले गया। इधर बाबर, अब देखिए घटना जो आगे मोड़ खाएगी, अब फिल्म मोड़ लेगी। अब बाबर का इलाज चल रहा नहीं, इसका सांगा का इलाज चल रहा है। उधर बाबर जो मेदिनी राय थे, चंदेरी के मेदिनी राय, चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करते हैं बाबर। और बाबर ने आक्रमण जब मदेनी राय पे किया तो मदेनी राय को याद आएगी अपने भाई लेके, और भाई लोग कौन है? सांगा को संदेश भेजा साहब बाबर मेरा आक्रमण, बोल तू डट के रहे, मैं वहीं को इंतजार कर रही हूं। और बाबर के विरुद्ध में सेना लेकर चंदेरी के साथ चंदेरी के युद्ध में उतर जाता है। यानी सांगा चंदेरी के युद्ध में बाबर के खिलाफ फिर मैदान में आ गया और चंदेरी के युद्ध में फिर बाबर जीत गया। और इस सांगा की सेना फिर कहते हैं कि चंदेरी के युद्ध में इसके शरीर पर 80 घाव हो गए, शरीर पे 80 घाव, पूरा खून से लथपथ, कहीं इसका के कान कटे पड़े, अकड़ा नाक कटी पड़ी, किसकी? सांगा। अब सांगा चंदेरी के युद्ध के अंदर फिर घायल, और घायल अवस्था में इनको वापस चंदेरी से लाया जाता है। चंदेरी के उस युद्ध के मैदान से निकाल करके सांगा को निकाल लिया जाता है। सांगा को चंदेरी के युद्ध से निकाल लिया जाता है। ये देखो, अब चंदेरी के युद्ध जो मध्य प्रदेश में हुआ था, सांगा ने मदेनी रेय का साथ दिया और फिर वापिस कालपी ले जाया जाता है। कालपी पड़ता है उत्तर प्रदेश। कालपी कहां पड़ता है? उत्तर। चंदेरी के युद्ध में घायल हुए और घायल को फिर कहां ले गए? कालपी ले गए वे इलाज करने के लिए। कालपी में थोड़ा सा होश आयो, शरीर पे पूरे घाव, बोले चलो सांगा ने कहा चलो बाबर को मारेंगे, कड़े बाबर। सैनिका सोचे आप तो मरे ही पड़े, गिन गिन के सांस लेना पड़े, गिन गिन के सांस लेना गए और एन पड़ी है बाबर की। तो इनका ही बहनोई जिसका नाम जगमाल था। जगमाल सोची आप तो यू जाई जागो, बचे तो कोई नहीं, बचे तो मुश्किल है, क्योंकि सारे शरीर से विकृत हो गया था ये। 80 घाव थोड़े नहीं होते शरीर पे, चंदेरी के युद्ध में 80 घाव लगे थे इसको। और बाद में कालपी के अंदर इनको जहर दे दिया जगमाल ने। इन्हीं के बहनोई ने क्या दिया?
जहर दिया कि भाई अगर इसका आदेश नहीं मानेंगे तो कल यू खड़े होगी उधर, अगर आज को आदेश नहीं मान्यो और काल ने यो ठीक हो गयो तो यो त्रिनेत्र थारा खुल लगो नहीं तो थारी खैर है को नहीं है। इसलिए यहाँ पे सांगा को क्या दे दिया गया, जगमाल के द्वारा जहर दिया गया। और कालपी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। कालपी मध्य प्रदेश में ही मृत्यु हुई है, ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं। परंतु अपनी 10वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक बात गलत लिखी गई है। अब क्या करें, गलत लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। ये देखो कि कालपी मध्य प्रदेश में सांगा की मृत्यु हो जाती है और सांगा को क्या दिया जाता है, जहर दिया जाता है कालपी के अंदर। और एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो बुक है उसमें लिखा है कि सांगा की मृत्यु बसवा में हुई है। जब खानवा के युद्ध से लाया जाता है बसवा तो वहां तो होती ही नहीं, अगर बसवा में उसके चंदेरी के युद्ध में भाग लेता तब इनकी मृत्यु होती है। पर अगर पेपर में आ जाए और पूछ लिया जाए कि सांगा की मृत्यु कहां हुई और ऑप्शन में अगर बसवा है, क्या है बसवा, तो आप बसवा ही कर देंगे। तो फिर कहोगे कालपी क्यों बताया आपने, पगला गए हो क्या सांगा की तरह हैं। रियल बात यही थी, क्योंकि 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है तो फिर इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कब क्यों हुई, कारण क्या था, वो रीजन बताया। अब मृत्यु के बाद इनका जो बेटा है राजा, इनके 4 बेटे थे। पहला भूज जो खातोली के युद्ध में मारा गया, मीरा का हस्बैंड था और मीरा फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गई थी, सेकेंड ईयर में नहीं गई, वो फाइनली उसकी नहीं हुई, मास्टर डिग्री उसको नहीं मिली थी। मीरा राजस्थान की राधा भी कहलाती है और इस सांगा की पुत्र वधु है। सांगा की क्या है, पुत्र वधु। अब सांगा के बाद राजा बनता है रतन सिंह। कौन है, रतन सिंह। 1500 कब है, 1528 से लेकर 31 तक सांगा के 4 पुत्र हैं। दोबारा से सुने, भोजराज मीरा का जो पति है और ये सांगा का बेटा है। खातोली के युद्ध में 1517 में मारा गया था। खातोली के युद्ध में 1517 में मारा गया था। आपको पता कि मीरा की जो शादी हुई थी 1516 में हुई थी और 1517 में जो एग्जाम होने थे उससे पहले ही फेल हो गई है कि नहीं। इसके बाद राजा बनता है रतन सिंह। अब रतन सिंह 1528 को राजा बनता है। अब यहाँ पे कहानी बताता हूं, रंगमंच की कहानी है। आहा, देखो रंगमंच का नाम लेते ही कान खड़े हो गए। यानी जो लैला को जो मजनू से हुआ था और मजनू को जो हीर से हुआ था, वही रतन सिंह को इस पृथ्वीराज कछावा की पुत्री से हुआ और चोरी छुपे क्या कर ली, शादी कर ली। शादी कर ली, ना तो ये बात सांगा को पता है और ना ये बात पृथ्वीराज को पता है। देखो गजब, गुप्त शादी। क्या है, गुप्त शादी। आजकल देखो कई बार प्रोग्राम में देखते हैं गुप्त धन दिया जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस रतन सिंह ने आमेर के पृथ्वीराज की लड़की से गुप्त शादी कर ली। गजब थे दोनों। ना तो रतन सिंह ने सांगा को कहा कि पापा मेरी तो शादी होगी, मेरे दूसरों न्याय कर, जबकि रतन सिंह के अन्य भी शादियां हो चुकी है। और इनका जो ससुर बनने बना, जो छोरी को रण के बीच में ही ससुर है, बोल तू मेरी, तेरे पापा मेरे ससुर हो, तेरे भाई मेरे साड़ो। शादी चोरी छुपे हुई है, मतलब ओपनली नहीं है। अब पृथ्वीराज कछावा जो थे इनके बेटी से रतन सिंह ने शादी कर ली। अब इस रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, आज की कर्मावती है ना, ध्यान दियो, अभी देखो फिल्म का मूड खाएगा पूरा का पूरा। अब जो कर्मावती को जो चचेरो भाई है, ध्यान से सुनना, कर्मावती का चचेरा भाई जिसका नाम था सूरजमल, बूंदी का है साहब, सूरजमल है बूंदी का। अब सूरजमल के ताऊ की लड़की कर्मावती, कर्मावती घरवाली है सांगा की। किसकी? सांगा की। और सूरजमल की घरवाली है
सांगा की बेटी, सांगा की बेटी, पर कर्मावती की बेटी नहीं, क्योंकि सांगा को और गणी थी। समझ रहे हो? जब ये 18-20 साल का था जब ब्याह करना आगे हो, समझ रहे हो? तब से ये शादियां कर रहा था। जो पहलड़ी को थूं की छोरी बराबर की होगी, क्योंकि इनका राजा महाराजा का बारात में तो उनका टब्बर जाया करता 20-20, 30 साल का। इशो भी होया करता का आपका भी बेटा हो जाता, अरे न बेटा का भी बेटा होता। ऐसे थी इनकी परंपराएं चलती थी। और सांगा की एक लड़की से सूरजमल की शादी हो चुकी थी। अब सूरजमल का रतन सिंह साला बना, और जो विक्रमादित्य और उदय सिंह है इनको यू के लाग गए, देखो मामो। अरे भाई इस रिश्ते को क्या कहेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता? मेरे को तो हिस्ट्री में समझ में नहीं आता यार, इस रिश्ते को नाम क्या दे। विक्रमादित्य और उदय सिंह जो कर्मावती के बेटे हैं, जिनका ननियाल बूंदी है, जिनका कर्मावती का जो चेहरा सूरजमल है। कौन है? सूरजमल। अब सूरजमल के साथ रतन सिंह की बहन की शादी हुई होगी। रतन सिंह के बहन के साथ सूरजमल की शादी हुई, और जो पृथ्वीराज की जो बेटी थी ना, इसके साथ भी इस सूरजमल की शादी हुई। सूरजमल को अब तक तो 2 दे दी है, बाकी अगले ही फुर्सत है, कह ले वापन कोई मतलब को नहीं। रतन सिंह की जो बहन थी उसकी शादी भी सूरजमल से, और रतन सिंह ने जो आमेर के पृथ्वीराज थे उससे चोरी छुपे शादी की थी, उसकी शादी भी पृथ्वीराज ने सूरजमल से कर रखी थी खानवा युद्ध से पहले। जबकि अण आप तक पहली करी होगी, तीरी तीरी में तोरो मतरम करी, अपन कोई मतलब को नहीं। अब क्या हुआ, अब जब ये रतन सिंह राजा बन गया तो कर्मावती गई। अब अजम को नहीं होती बात कि तेरे पर राज कोई करे, तो राजा बने तो विक्रमादित्य बने। आप भाई ने बोली जाके कहने सूरजमल, भाई तेरा साग गए दुख हो गयो, बुलबाणी से क्यों गयो आ जियो क्यों दिन सिम चल को नहीं, वो दिन पेपर हो, वो दिन आ एग्जाम में नकल करा रही है। क्या करा वही नकल। सूरजमल ने कर्मावती बोली भैया तेरे साग हो गयो दुख, बुलबाणी से की बात होगी। अरे बोलियो तेरे जो कमारी भाभी लिया रखी ने वो सागर तो मार ले रतनी पहली ब्याह कर लियो। बोले ए के थी तने तो ब्याहड़ी दी है, जगह सागर मार ले रतनी शादी कर ली पहली। अब क्या है कि सूरजमल और रतन सिंह साड़े बन गया का बीच में क्या हो गया विवाद। अब चावैया थी कि ए आपस में लड़े और ओ मरे और मेलो बेटो राजा बने। अच्छा वही जो चाह रही थी वही हुआ कि बसंत पंचमी का दिन था, माघ शुक्ल पंचमी को आते बसंत पंचमी। बसंत पंचमी ने अण सूरजमल और बाण के चले गए रतन सिंह और अण बला लियो। शाम का पिया चरी कई दिन के सुबह उठा तो बोलो चलो आज एरिया खेलेंगे। एरिया का मतलब शिकार होता है, शिकार खेलने चले गया, दोनों साड़ों बड़े। बात बाई आई, बोल रत्ना तब ब्याह करियो कि कदे? बोल ना जी जो जी मैं तो को करियो ने। अरे बोलो सच्ची बता दे तब ब्याह करियोगे? बोल ना जी मैं तो कौन करियो। बात उनकी एरिया जो शिकार खेलने गए उड़े बिगड़ गई। दोनों साड़ा बनाइया के काट ली तलवार, और दोनों लड़ता लड़ता मारा गया। रतन सिंह भी गया और सूरजमल। अब दोनों गए मार। अब राजा बन गया विक्रमादित्य जो कर्मावती चाहते थे, और 1531 से 36 तक राजा बनेगा विक्रमादित्य। और इस विक्रमादित्य की हत्या करेगा दासी पुत्र बनवीर, जो पुतल का बेटा पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र था, वो विक्रमादित्य की हत्या करेगा। और जबकि मैंने आपको बताया था कि महाराणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग कर्मावती को दे रखा था, जब वो राजा बना घोषित करियो नहीं, क्योंकि राजा अपने जीवन काल में ही किसी एक को उत्तराधिकारी घोषित कर देता था अपने जीवन काल में, जीते जी। नहीं तो टिंगर लड़ेगा बेरू को नहीं कह काल गेल ने पीछे से जहां जीते जी कौन बांट दिए ओ तो तेरो यो तेरो, ये उत्तराधिकारी जीते जी घोषित कर देते। अब बात अपन थोड़ी सी किसकी करेंगे? मीराबाई की बात करेंगे। किसकी? मीरा की। किसकी? मीरा की बात करते हैं। मीरा का जो बचपन का नाम है पेमल है, और इसे राजस्थान की राधा कहा जाता है।
राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीरा को। और मीराबाई का बचपन का नाम क्या है? पेमल। इनका जन्म 1498 ईस्वी को हुआ। 1516 में 18 साल की आयु में इनका विवाह हुआ। 1517 में 1 साल शादी के दौरान ये विधवा हुई और ये कृष्ण की भक्त थी। अब राजस्थान की राधा कहते हैं जन्म 1498 में, माता का नाम वीर कौर, पिता रतन सिंह, दादा राव दुद्धा, राव दुद्धा। अब मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूं, थोड़ी सुनो बात है। मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन कैसे हुई? राव दुद्धा के साथ, अपने दादा के साथ मीरा जब छोटी थी तो कृष्ण की भक्ति के एक साथ जाया करती। बोल दादू चलो मैं थारे साथ चलो। तो एक बारात जा रही थी, ढोल धमाका बाजा, वो टाइम डीजे को नहीं हो तो भाई न्यू मान लो डीजे बाजा। और छोरो एक बंदड़ो बने और आगे उनके भाई थान बताऊं झालर सी लटके। आजकल तो बंदड़े बिना टोपी वालों लेके जाए, पहली जो इशू लेके जाता आगे जिया लटका के झालर सी। हाँ बैल शेरा टाइप जुजड़ियों भाई, वो देखे भी तो न्यू कर करके देखे है नहीं। तो मीरा पूछ लिया आपका दादा ने, बोल दादू ये बोल बेटा ये दुल्हन लाने जाते हैं और ये दूल्हा है और इसकी शादी है। बेटा तेरी शादी भी कभी होएगी तो मेरी शादी किससे होएगी दादू? तो राव दुद्धा ने उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ कर दिया इशारा। किसकी तरफ है? कृष्ण की मूर्ति। बेटा तेरा इसके साथ शादी होगी। मीरा को लगा यही तेरा हस्बैंड, और मीरा बचपन से ही उसे क्या मान बैठी? पति। और मीरा उसे पति के रूप में पूजने लग गई। तभी मीरा ने पति के रूप में पूजा श्री कृष्ण को। बचपन में लगन लग गई थी। अब कहते हैं कि मीरा बड़ी हो गई, जवान हो गई, 18 साल की होगी। तो राव दुद्धा रतन सिंह ने सोचा कि भाई शादी कर दी जाए। सांगा आए, सांगा लड़की का रिश्ता लेके आते हैं, नहीं लड़के का, अपने भोजराज का। बोल साहब देखो हमारी छोरी, पहली बात तो सुबह शाम पूजा करेगी, जी आजकल कहें कि हमारी छोरी खानों को बनावेगी, अन कहेगा सुबह से हमारी छोरी क्या करेगी? पूजा। बोल साथ थारी छोरी अगर पूजा करे ना तो बुठा के बनवा दे से हमें मंदिर बनवा देंगे पहली शादी से। तो कहते हैं कि सांगा ने मीरा के लिए एक मंदिर बनवा दिया चित्तौड़ में, मीरा मंदिर के नाम से जाना गया। वो मीरा मंदिर शादी से पहले बनवा दिया कि भाई शादी करांगा तो वह मंदिर में जागी पूजा कर। अब मीरा की हो गई शादी। अब मीरा आ गई ससुराल। मीरा ससुराल आ गई तो मीरा के लिए इस सांगा ने उस अपनी पुत्र वधू के लिए, यानी सांगा तो इसका ससुर है, सांगा तो क्या है? मीराबाई का ससुर है। अब सांगा ने अपनी पुत्र वधू के लिए एक महल बनवाया कंवर पेंदा नाम से। कंवर है पेंदा, कंवर पेंदा नाम से एक महल बनवाया जिसे मीरा महल कहा जाता है। उस मीरा महल में रहती और वहीं पे आगे थोड़ा सा एक मंदिर बनवा दिया। अब मंदिर बनवाया, मंदिर में पूजा करती। तो भोजराज के साथ मजाक बहुत होती। बोल भोजराज भोजा रहे, मीरा तो तन्ने पति कौन मानने? मीरा किसको मानती थी? कृष्ण को। भोजराज ने खिजाया करता सा गाड़ा, तो किशोर नाम मात्र हस्बैंड है, उनको पति तो श्री कृष्ण है। तो बिचारो चुपचाप गटगट गिटाया जाया करता। और फिर कहते हैं कि जब मीरा के हस्बैंड भोजराज की मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद वो कृष्ण की भक्ति में और ज़्यादा लीन हो गई। फिर रतन सिंह राजा बना। रतन सिंह के बाद जो विक्रमादित्य राजा बना, तो विक्रमादित्य अपनी भाभी सा के बाल खींचता सा साहब, बड़ा प्रत्याड़ित करता था। अब मीरा वहां से चित्तौड़ छोड़कर अपने मेड़ता आ गई। कहाँ आ गई? जबकि ये कुड़की गांव जो है ना वर्तमान पाली में, मेड़ता आ जाती। अब कहते हैं कि शादी के बाद लड़की अपने पियर नहीं रहती। अब मेड़ता से चलेगी वृंदावन। कहाँ चलेगी? वृंदावन गई। अब अपने पीर भी नहीं, वृंदावन आ गई। वृंदावन में मीरा ने दासी संप्रदाय की स्थापना कर दी। अब मीरा उसके बाद द्वारिका चली गई। द्वारिका चली गई। विक्रमादित्य के बाद जो राजा बना उदय सिंह बना। विक्रमादित्य के बाद राजा कौन बनेगा? उदय सिंह। जब उदय सिंह राजा बने तो उदय सिंह ने अपने भाभी सा को वापिस लाने के लिए सूरदास चंपावत के साथ एक संघ 5-7 आदमियों का संघ बना के भेजा, कुल जाओ भाभी सान लेके आओ।
वह बेचारा बार बार घूमता फिरे। तो कहे सूरदास चंपावत के साथ द्वारका मिले तो द्वारका से आने से मना कर दिया। और लास्ट में कहते हैं कि 1547 को डाकोर गुजरात में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे श्री कृष्ण जी के रणछोड़ जी का मंदिर था। उस मंदिर के अंदर है ये मीराबाई मंदिर की मूर्ति के अंदर समा गई। आज भी उसका पल्लू दिखाई पड़ता है। ये बात किसकी बता रहा था मैं? मीरा की। सांगा ने अपनी पुत्र वधू के लिए चित्तौड़ दुर्ग में कवर पहना यानी मीरा महल बनवाया। अब मीरा महल चित्तौड़ में भी, मीरा मंदिर का है चित्तौड़ में, माणा सांगा ने बनवाया, ये रहा। अब मीरा मंदिर वृंदावन में भी, वृंदावन के अंदर जिस मीरा ने जो से श्री कृष्ण की पूजा की थी उसको भी मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो बचपन में मीरा जो पूजा करती थी श्री कृष्ण की, वो मेड़ता नागौर में और उजराव दुदा ने बनवाया था, वो मंदिर जाना जाता है चार भुजा नाथ मंदिर, जो श्री कृष्ण का ही है, उसके दादा ने निर्माण करवाया था, ये नागौर में पड़ता है, मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैंने आपको कहा कि मीराबाई विक्रमादित्य उसको प्रत्यारित करता था, फिर चित्तौड़ से मेड़ता आ गई, पहले मेड़ता आई, मेड़ता से वृंदावन गई। कहाँ से? वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की, और दासी संप्रदाय की स्थापना के बाद जब द्वारिका चली जाती है तब उदय सिंह जब राजा बन जाते तो उदय सिंह अपनी भाभी शाह को लाने हेतु सूरदास चंपावत को भेजता है, परंतु मीरा वापिस से नहीं आती। और डाकोर गुजरात में एक मंदिर पड़ता है रणछोड़ जी का, और इसी कृष्ण की मूर्ति में 1547 में मीराबाई समा गई। अब मीरा महोत्सव लगता है चित्तौड़ में, आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव लगता है। मीरा महोत्सव लगता है चित्तौड़ के अंदर आश्विन पूर्णिमा को। मीराबाई का प्रारंभिक जो गुरु था राज पुरोहित चंपा जी थे, और मीरा के जो आध्यात्मिक गुरु हैं परशुराम आचार्य थे, और इनके दो धार्मिक गुरु हैं गजाधर गुज्जर गौड़ हैं। और संत जीवन की जिन्होंने शुरुआत की थी संत रैदास से की थी, और प्रथम महिला मीराबाई है जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था 1952 को, 2 आना को, क्या आना को? 2 आना को।